अभी बैठ के नाखून खा रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। देख के बहुत खुशी हो रही है अंदर से, है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये तो मिस हैं। अच्छा, उम्मीद थी कि सर पढ़ाएँगे। अरे सर, ठीक है, मानते हैं कि आप लोग के दिमाग में एक भ्रम रहता है कि सर लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। थोड़ा-सा कभी मैम से भी पढ़ के देखा करो, है ना? हाँ जी। सीताराम जी, सीताराम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अभी काफ़ी बेटर हूँ और अभी तक जितने बच्चे मेरे से पढ़े हैं, वो काफ़ी परेशान थे मेरी तबीयत को लेकर के। तो फाइनली आई एम ओके, आई एम गुड और हो सकता है आगे भी अच्छी रहूँ। है ना? आगे भी अच्छी रहूँ। मेन क्या है ना, ये ठंडी हमको बर्दाश्त नहीं होती है, हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हैं ना एक एक कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, उन जानवरों से मैं भी शामिल हूँ। तो पहले लगता है पिछले जन्म में साँप औंप रहे होंगे। मतलब एक तो ठंडे रहते हैं, ऊपर से ठंड जब आती है तो और ठंड हो जाते हैं, मतलब जमने जैसी स्थिति हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो चलिए आज से आपके पढ़ने की शुरुआत करते हैं, मज़ाक-मज़ाक तक रखिएगा, कोई जानवर-वानवर नहीं घूम रहा है आपके सामने और मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहूँगी, है ना? जब तक कि ये जन्म ना खत्म हो जाए। तो इसी के साथ सेशन शुरू करते हैं और आज के करंट अफेयर को देखते हैं। सबसे पहले आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सोनम मिश्रा है और आपके करंट अफेयर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे मेरे सर पे होगी, है ना? और हम साथ में करंट अफेयर जब पढ़ना शुरू करेंगे तो एक अलग ही लेवल पे जाकर के देखेंगे, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर पहले ही दिन कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यार मुझे ना सब कुछ पसंद है। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे नहीं हैं, है ना? और होंगे भी नहीं। तो मुझे ना कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। जैसे कि पसंद-नापसंद से पहले बात कर लो, है ना? तो क्योंकि लास्ट वाली क्लास जब मैंने जॉइन की थी तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, है ना? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि क्लास में कोई भी ऊट-पटांग कुछ भी बोले, है ना? आप किसी लड़की को टारगेट मत करिए। अगर लड़के हैं तो लड़की को मत टारगेट करिए, लड़की है तो लड़के को मत टारगेट करिए और दोनों मिलकर के मुझे टारगेट मत करिएगा। तो ये पहली चीज़ है क्योंकि मैंने बहुत झेला है। पिछली बैच में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी इस चीज़ को लेकर के। तो मैं ये आज ही पहली क्लास में बता दूँ। उसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पर दूसरा रूल ये होगा कि जो भी चीज़ें आज आप पढ़ेंगे, वो कल आप रिवीज़न करके आएँगे, ठीक है? वैसे इंट्रोडक्शन क्लास से पढ़ने से ज़्यादा हम समझने में ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग थोड़ा-सा जहाँ पे भी दिक्कत हो, मुझे तुरंत ना बोल करके क्लास की लास्ट में बोलिएगा। क्योंकि जब आप लगातार कमेंट करना शुरू करते हैं ना, तो टॉपिक से भटक जाता है इंसान। तो हमेशा जो भी डाउट हो आप लेक्चर के बाद में बोलें, है ना? लेक्चर के बाद में बोलें। उसमें मैं आपके डाउट ले पाऊँगी, आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, ठीक है? और या फिर जब भी मैं बोलूँ कि यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, वहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे टोक देना, ठीक? तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, बाकी आपको मुझसे जो शिकायत होगी मुझसे कह देना, मैं उनको ठीक कर लूँगी। और अपनी दोस्त की तरह समझिएगा, कोई कहीं पे परेशानी नहीं होगी और जैसा भी होगा देखते चले जाएँगे, है ना? हाँ जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आपके करंट अफेयर में आज हम शुरू करेंगे टॉपिक से कि कौन-कौन से टॉपिक हमें करंट अफेयर में कवर करने हैं, स्टैटिक में हमें कवर करना है। क्योंकि करंट और स्टैटिक दोनों का ही सेक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, है ना? तो देखिए, करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से लगातार क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। हर बार, हर पेपर में, हर साल यहीं से क्वेश्चन है जो कि आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पहला टॉपिक आपके सामने है अवार्ड एंड ऑनर के और यहीं से हम शुरुआत भी करेंगे, ठीक है? यहीं से हम शुरुआत भी करेंगे। तो आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। शांतनु, क्या कहते हैं, नीलकमल, नीरज, रेखा, क्या कहते हैं, रुखसार, शिव, अनुराधा, श्रेया, बहुत-बहुत स्वागत है ना? हाँ जी। तो हाँ, बिल्कुल अंकुर, सुमित, मीनू, सूरज बस, बस, बस बस, है ना? तो पहला टॉपिक है आपका अवार्ड एंड ऑनर का। अवार्ड एंड ऑनर को सबसे पढ़ने के लिए छोटी-सी एक प्रैक्टिस होती है कि जिसको अवार्ड मिला है वो और जिसने दिया है वो, ठीक है? हाँ जी। तो अवार्ड एंड ऑनर जिसको मिला रहता है, कौन-सा सम्मान है, किसे दिया गया है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उनके बारे में रेयर ही है जो पूछा जाए। तो एक छोटी-सी पतली-सी कॉपी अपने पास रखिएगा,
हो सके तो लिखने का ज़्यादा प्रयास करें, लिखने से जल्दी आपके दिमाग में चीज़ें छपती हैं, है ना? तो यहाँ पे करंट अफेयर की छोटी-सी पतली-सी कॉपी रखिएगा अपने पास। तो पहला पेज अवार्ड एंड ऑनर का होगा, उसमें मैं बताऊँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसको, ठीक है? कैसे प्रिपेयर करना है? तो प्रिपेयर करना है कि जैसे A4 साइज़ का पेपर है, सारे के सारे जब भी टॉपिक मैं बोलूँगी, ऐसे ही प्रिपरेशन आपको करनी होगी। जब भी मैं बोलूँ तो इसके बीच का 2 सेक्शन कर लेना, यहाँ पे एक तरफ अवार्ड लिख लीजिएगा और यहाँ पर एक तरफ व्यक्ति या फिर इंसान लिख लीजिएगा, ठीक है? नाम लिख लीजिएगा। तो अवार्ड एंड ऑनर को याद करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक यही होती है। तो हम पहले अवार्ड एंड ऑनर देखेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान किसे कौन-सा दिया गया है, ठीक है? दूसरा टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर के। इसमें भी सिमिलर यही आपका फॉर्मेट यूज़ होगा। नियुक्तियों में एक तरफ अपॉइंटमेंट लिखना है, एक तरफ नाम लिखना है। जैसे अगर सीएसआईआर के प्रमुख बने हैं तो उनका नाम इधर रहना चाहिए, डीआरडीओ के प्रमुख बने हैं तो उनका नाम इधर होना चाहिए, अगर रॉ के प्रमुख बने तो उनका नाम इधर होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी। तो इधर संस्था का नाम और इधर व्यक्ति का नाम, ठीक है? व्यक्ति का नाम, ये होगा दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट समिट ऑन कॉन्फ्रेंस, ठीक है? समिट एंड कॉन्फ्रेंस, इसका भी सिमिलर यही फॉर्मेट होता है, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। इसके लिए काम करना, थोड़ा सा A4 साइज़ का पेपर टिल्ट कर लेना या फिर स्पेस ज़्यादा रख लेना। समिट के लिए ज़्यादा स्पेस रखिएगा, जहाँ पे प्लेस का नाम होगा उसके लिए थोड़ा सा कम। तो फॉर्मेट फिर आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि याद आपको करना होगा, है ना? याद आपको करना होगा। और एक चीज़, करंट अफेयर याद करना बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए मेरे ऊपर मत पोत देना या फिर मत थोप देना कि मैम आप याद नहीं कराए, आप याद नहीं कराए। याद वो आपको करना पड़ेगा। ये है कि हम हंसी मजाक करते हुए उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे या फिर उनको याद करने के लिए और किसी चीज़ से रिलेट कर देंगे, ठीक है? हाँ जी। तो उनको और किसी चीज़ से रिलेट कर देंगे, लेकिन याद वो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक? ये रही बात। तो यहाँ पर समिट एंड कॉन्फ्रेंस का ये हो गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन ही देखेंगे, जबरदस्ती के समिट कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक? अगला देखो, अगला आपका प्रमुख सैन्य अभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज में मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम और भारत और किसके बीच में होता है ये, ठीक है? एक साइड मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, ठीक है? एक साइड मिलिट्री एक्सरसाइज होगी और एक साइड होगा भारत और किसके बीच में होता है, उस देश का नाम, ठीक है? उस देश का नाम। तो ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा आपका। उसके बाद होता है महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है? महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक, ऐसी सिमिलर फॉर्मेट होगा। एक तरफ होगी महत्वपूर्ण किताबें, ठीक है? यहाँ पर होगी बुक और इधर होंगे लेखक, ठीक है? लेखक या फिर आपके ऑथर, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर। तो बुक्स एंड ऑथर में महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक कौन है ये देखना होगा, ठीक? ये देखना होगा। अब आपको ऐसे याद करना है, बाकी उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते हुए चलूंगी। ये नहीं है कि सिर्फ जैसे मैंने फॉर्मेट बताया है सिर्फ ऐसे ही पढ़ा के छोड़ दूंगी, नहीं भाई, हम पूरा देखेंगे कि अगर अवार्ड मिला है तो किसे मिला है और क्यों मिला है। तो ये सारी जानकारी आपके पास होगी, लेकिन आप इसे इस फॉर्मेट में याद करेंगे जो कि आप बनाएंगे, ठीक है? ऐसा करके क्या हुआ? यहाँ तक ठीक है? स्टैटिक जी के अभी हम शुरू करेंगे, करंट अफेयर खत्म हो जाए उसके बाद, है ना? ठीक है मैम। पीडीएफ आपको जहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, उसके बगल में पीडीएफ का सेक्शन होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये आपका ये होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण सूचकांक, मतलब कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडेक्स एंड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है, भारत की रैंकिंग क्या है, पहले स्थान पे कौन सा देश है, इनको देखेंगे। महत्वपूर्ण सूचकांक रिपोर्ट से कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अगर मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने कोई रिपोर्ट जारी की है, तो जारीकर्ता संस्था का नाम पूछ लेता है ना? जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, है ना? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के थ्रू बहुत सारी अलग अलग जो इंडेक्स होते हैं वो रिलीज होती हैं, तो जारी कौन करता, संस्था का नाम पूछ लेता है। ऐसे करके उनको ही हम देखते चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। आपके स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर बहुत बहुत जरूरी होता है। हर बार के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन होता है जो कि स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हम इसको भी अलग से देखते हुए चलेंगे। अब इस स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा, आपके चाहे नेशनल अवार्ड,
हाँ, ठीक है, आपके नेशनल गेम हो, टोक्यो ओलंपिक गेम हो, आपके राष्ट्रमंडल गेम हो, आपके एशियन गेम्स हो, सारे गेम्स एनरोल होंगे, है ना? सब कुछ एनरोल हो के आपको मिलेगा, तो परेशानी की बात नहीं होगी। उसके बाद आता है केंद्र और राज्य की प्रमुख योजनाएँ। इसमें केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से है और राज्य का मतलब हमारी स्टेट गवर्नमेंट से है। तो बिहार और आपके सेंट्रल लेवल पे जितनी भी योजनाएँ या फिर आपकी स्कीम लॉन्च हुई हैं, सारी की सारी आपके इसके अंतर्गत आ जाएँगी। साउंड लो है? एक बार रिजॉइन करके देखो। ठीक है? हाँ, एक बार रिजॉइन करके देखो। है ना? हाँ जी, तो ये देखेंगे। उसके बाद डेट एंड थीम। डेट एंड थीम में मैंने इसे इसलिए भी लास्ट में रखा है, क्योंकि डेट एंड थीम से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं और वो रेयर क्वेश्चन मुश्किल से 30 समथिंग होंगे, 25 से 30 होंगे। उनकी अगर पूरी लिस्ट अपने पास हो गई या फिर आ गई, तो उसमें पूरा काम हो जाना है, फिर आपको परेशानी होगी ही नहीं। तो डेट एंड थीम से कितना और क्या पढ़ना है, मैं आपको बता दूँगी। पूरी लिस्ट दे देंगे हम पीडीएफ के फॉर्म में और आपको समझा भी दूँगी कि कैसे डेट को रिलेट करते हुए याद करते हैं। उसके बाद आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं आएगी। ये है कि डेली अगर आप करंट अफेयर देखते हैं, तो जो भी डेट एंड थीम वहाँ पे दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो आप उसे आसानी से समझ पाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके जैसे चंद्रयान है, आपका मून मिशन है, आपका जूस मिशन है मतलब कि बृहस्पति के लिए, शुक्र मिशन है या फिर आपका मंगलयान है या फिर गगनयान है। सारी की सारी चीज़ें आपके आ जाएँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसके अलावा डीआरडीओ क्या लॉन्च किया है, कौन-सी मिसाइल है, जैसे कि भारत अभी अपना आयरन डोम सिस्टम लॉन्च करने वाला है। तो आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करेगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या-क्या यूजेस हैं उसके, कैसे वर्क करता है, सब कुछ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। सारी की सारी मिसाइलें भारत किससे खरीदता है, किसको बेचता है, क्या-क्या चीज़ें हैं, सब कुछ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ये वन लाइनर फैक्ट हो सकते हैं या फिर आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो सकते हैं, तो परेशान मत होना। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जितना भी पूरा कंटेंट है, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से डिजाइन किया गया है। सिंगल कोई ऐसा टॉपिक नहीं रखा गया है जो कि वेस्ट हो और आपका टाइम खराब चला जाए, ठीक है? हाँ जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर पे बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर चर्चा में है। अभी महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एसबीआई हो गया, लेस हो गया, है ना? इसके अलावा सौरव गांगुली जी, ऋषभ पंत जी, आपके अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, दिशा पटानी, है ना? इन सब के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबको एक नज़र में, एक झलक में देख लेंगे और मैं बता दूंगी, टिक कर दूंगी कि किसको याद करना है और किसको सिर्फ देख के जाना है, ठीक है? ऐसा करके तो ये आपके ब्रांड एम्बेसडर से हो गया। तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि हमको देखने हैं, हमको पढ़ने हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं टॉपिक वाइज, ठीक है? टॉपिक वाइज तो ये पूरा अभी तक हम टॉपिक वाइज देखे हैं करंट अफेयर का। जैसे ही टॉपिक वाइज खत्म होगा, हम शुरू करेंगे मंथ वाइज पढ़ना। तो मंथ वाइज करंट अफेयर में हम जुलाई से शुरू करेंगे, दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर शुरू होगा उसमें। तो पिछला 6 महीना आपके मंथ वाइज का कवर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाली चीज़ें कवर होंगी ना। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मंथ वाइज में हम बिहार करंट अफेयर को भी मंथ वाइज लेके चलेंगे, तो परेशानी नहीं जाएगी, है ना? बिहार करंट अफेयर को भी हम मंथ वाइज लेके चलेंगे। तो कि बिहार में किस मंथ में क्या-क्या घटना हुई, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएँगी, परेशान मत होइए, ठीक है? तो मंथ वाइज में आपके जो चीज़ें एक्स्ट्रा में रहती है, जैसे कि कोई राजदूत नियुक्त हुए हैं या फिर किसी भारत ने पहला कोई काम कर दिया है, भारत में किसी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हुई है ना? तो ये सारे जो करंट अफेयर हैं, वो आपके मंथ वाइज करंट अफेयर में शामिल होंगे। और ध्यान रखिएगा, मंथ वाइज करंट अफेयर में आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितने सारे टॉपिक पढ़े, उन टॉपिक में से किसका कौन सा क्वेश्चन आपको याद है, ठीक है? हाँ जी, तो मैं पेपर लेते हुए चलूंगी, पूछूंगी मैं आपसे यहाँ पे। तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, आपका सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और आपका दिसंबर हो गया। तो यहाँ पे मंथ वाइज आपका मतलब कि नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल, है ना? स्टेट लेवल तीनों ही लेवल पे चलता जाएगा। जहाँ पे बिहार करंट अफेयर शुरू होंगे, मैं वहाँ पे मेंशन करूंगी अलग से कि ये आपके बिहार का करंट अफेयर है, ठीक है? ऐसा करके। और फिर आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस है, जैसे एक्स्ट्रा क्लास 1, 2, 3 समथिंग, ऐसा करके। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? यूट्यूब पे 7 बजे होती है करंट अफेयर की क्लास, है ना? 7 बजे। और 7 बजे की क्लास में बिहार करंट अफेयर शामिल होते हैं, है ना? होते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है?
आपकी तरफ से कोई ऐसे टॉपिक जो ऐड करने चाहिए या फिर आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने शामिल नहीं किया है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नहीं यार, कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है। स्टैटिक जी क्या अभी शुरू करें ना, देखो स्टैटिक, है ना? हाँ, बस मुझे पॉइंट आउट मत करना और ये मत समझिएगा कि सर पढ़ाते तो ज़्यादा वो होता। सर भी वैसे ही पढ़ाते जैसा मैम पढ़ाती हैं और मैं अपना 100% दूँगी, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस। बशर्ते कि मेरी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को पिछले 1 महीने से, मतलब 1 महीने नहीं, मतलब 20-25 दिन से मेरे को लगातार टाइफाइड है और उसके कारण मेरी क्लासेस थोड़ी-सी इफ़ेक्ट की थी। तो उसको छोड़ करके मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा, किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास ना हो, ठीक है? ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे। बट जो भी टॉपिक हो, आपको लगे कि ये मैम ये छूटा हुआ है, आप मुझे बिना कुछ सोचे बता सकते हैं। मैं आपकी दोस्त की तरह हूँ, जहाँ पे ना समझ में आए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? ओके, हाँ। है ना? हाँ जी। तो अब स्टैटिक जीके शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लिश बोलते हुए चलूँगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके में आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक में मुझे सजेस्ट कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम दोस्त की तरह रहना, कोई प्रेशर नहीं लेना कि एकदम लालू भैया, बब्बा एकदम ये हो गए, नहीं। हम भी मानव हैं, एकदम मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, देखते हैं क्या होता है। तो स्टैटिक में भी आपके कुछ टॉपिक हैं जिनको टॉपिक वाइज़ लेते हुए चलेंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट टेम्पल हो गए, भारत में कौन-कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है और वो किस देवता को समर्पित है या फिर किस गॉड या फिर किस रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, वो सारे टेम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे वो आपके नेशनल लेवल पे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्ट एंड कल्चर पूरा पूछा जाता है, ये कन्फर्म है और याद कराने की गारंटी मेरी होगी, ठीक है? तो मंदिर का सेक्शन आपके प्रैक्टिस के साथ आपको मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन आपको प्रैक्टिस के साथ मिलेगा। इसके अलावा भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है? प्रमुख नदियों में ऐसा होगा कि प्रमुख नदियाँ मैं लास्ट में पढ़ाना चाहूँगी, उसमें मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। प्रमुख नदियों में कौन-कौन से फेमस बाँध हैं नदियों के ऊपर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं, नदियाँ कहाँ से निकली हैं, कहाँ पे गई हैं, उनकी बेसिक जानकारी, क्योंकि हम ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो रिवर की बेसिक जानकारी जो भी होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको हम लेते चलेंगे। तो यहाँ पे रिवर का टॉपिक होगा, ठीक है? रिवर का टॉपिक होगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसके अंदर आएँगे। इसके बाद भारत की प्रमुख झील मतलब लेक्स ऑफ इंडिया, ठीक है? लेक्स ऑफ इंडिया, कौन-सा लेक कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, नाम क्या है, कैसे याद करना है, ये हम बता देंगे, ठीक है? उसके बाद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का टॉपिक अभी बचा हुआ है, वो वाले बच्चों के लिए। मैं नेशनल पार्क यहाँ पे कन्फर्म है कि वो हो जाएगा, तो नेशनल पार्क यहाँ पे होगा और नेशनल पार्क को हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू चलेंगे और कौन-कौन से स्टेट में पर्टिकुलर कौन-कौन से नेशनल पार्क है, कितना याद करना है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अगर आप उतना याद करते हैं, आप मुझसे लिख के ले लेना कि वहाँ से ज़्यादा वो पूछेगा ही नहीं, है ना? एग्ज़ामिनर उसके बाहर वो पूछ ही नहीं सकता है। तो नेशनल पार्क की गारंटी मेरी होगी। सारे के सारे आपको ऐसे चुटकी बजाते हुए याद होंगे, है ना? उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडेशन ईयर, ठीक है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये एक कन्फर्म क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो पूछे ही जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपके विभिन्न क्रांतियों के जनक जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं भारत में, जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कौन-कौन से रिवॉल्यूशन है, शुरुआत कब हुई थी, उनके फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कौन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? प्रमुख क्रांतियों के जनक, ऐसे करके। उसके बाद प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान यहाँ पे क्यों है? पुरस्कार सम्मान यहाँ पे नहीं होगा यार, मतलब ये काट देना, ठीक है? ये काट देना, पुरस्कार सम्मान यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने वहाँ पे भी बुक्स एंड ऑथर देखा, यहाँ पे भी बुक्स एंड ऑथर देख रहे हैं। तो यहाँ के बुक्स एंड ऑथर में कुछ चीज़ें एकदम अलग होगी, ठीक है? ये पूरा एंशिएंट टाइम पे जो भी हिस्टोरिकल किताबें हैं, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उन पे बात करेंगे हम और इसका फॉर्मेट एक बार फिर चेंज होगा, नए फॉर्मेट में आपके सामने आएगा ये। तो हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर यहाँ पर होंगे आपके। इसके बाद जितने भी ट्राइब्स ऑफ इंडिया हैं, ट्राइबल जनजाति या फिर मतलब ये जाति जनजाति कौन सी कम्युनिटी भारत के किस एरिया में रहती है, इनको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? तो ट्राइब्स ऑफ इंडिया ये भी आपका एक टॉपिक होगा। देन हम महापुरुषों के समाधि स्थल, ये मैंने जानबूझ के रखा है, कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं पूछा जाता है, तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। आप लोग को भी पता होता है कि ये छोटे-छोटे सेक्शन आते हैं,
लेकिन हम पढ़ के नहीं जाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे छोटी-सी बात है, अगर पढ़ ले तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके समाधि स्थल हैं, ठीक है? समाधि स्थल। उसके बाद खेल से संबंधित जानकारी मतलब कि खेल का स्टैटिक, कहेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो खेल के स्टैटिक में जैसे कि पहला हॉकी का खेल कब शुरू हुआ था, मतलब कि हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बास्केटबॉल एसोसिएशन कब बना, तो क्रिकेट की शुरुआत कब से हुई, ये सारे यहाँ पे स्टैटिक के फैक्ट होंगे। यहाँ पर ठीक है? कैपिटल करेंसी, बहुत बढ़िया। मुझे यहाँ से एक छोटा-सा चीज़ ऐड करना है यहाँ पर, है ना? यहाँ पे। तो करंट अफेयर में मुझे एक छोटा टॉपिक ऐड करना है, वो है सीएम गवर्नर का, ठीक है? सीएम गवर्नर का, और एक टॉपिक होगा आपके कैपिटल करेंसी का, ठीक है? कैपिटल करेंसी का। बोल रही थी ना कि ऐसे कुछ टॉपिक है जो आप ही लोग बता सकते हैं। हाँ, डेली होगी, डेली होगी। ठीक है? हाँ। अब यहाँ पे कोई दिक्कत हो बताओ? हाँ, नेहा बोलो। नेशनल इंटरनेशनल गेम, ये आपके करंट अफेयर में ऐड हो जाएँगे। आपकी क्लास करीबन 45 टू 50 डेज़ की होगी। सेंसस मतलब कि जनगणना को लेकर के, ठीक है? जनगणना टॉपिक आपका ऐड होगा, ठीक है? बिल्कुल। ये वैसे आप नहीं बोलते तब भी मैं जनगणना पढ़ाती, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो जनगणना भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, है ना? आपकी जनगणना मतलब कि सेंसस, है ना? सेंसस, इसको ऐड कर लेते हैं, बहुत अच्छे। बजट आपका पास होगा फरवरी में, है ना? तो 2023 का बजट फिर किसी काम का नहीं होगा। तो फरवरी के स्टार्टिंग में शायद 1 फरवरी को हमारा बजट पास हो, तो बजट को मैं यूट्यूब पे भी कराऊँगी और उस टाइम पे जो बैच होंगे उसमें भी करवा दूँगी। हाँ, हाँ, कर सकते हो। अरे कमेंट वायरल करा के क्या करोगे? पोस्ट वायरल कराओ अपनी। पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना का सेक्शन शायद मेरा नहीं है, ये आपको इकोनॉमी के सेक्शन में आएगा वो, है ना? आपको मीनाक्षी मैम पढ़ाएँगी। यूट्यूब पे कैसे क्लास करेंगे? यूट्यूब पे क्लास करने के लिए कोई वो नहीं है, यूट्यूब ओपन करो, बिहार अड्डा 24/7 सर्च करो, सीधे पहुँच जाओ क्लास में, इसमें क्या है? और डेली सुबह 7 बजे, कितने? सुबह 7 AM पे आपके करंट अफेयर की क्लास होती है। मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये जो समस्या है ना, एकदम बोझ लग रहा होगा, यार इतने दिन पढ़ना है, इतना सारा, याद कैसे होगा? तो याद करने की सारी दिक्कतें यहाँ से खत्म होने की शुरुआत होती है, जब आप डेली थोड़ा-थोड़ा समझते हैं। ठीक है? हाँ जी। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी। तो ये पूरा आज का सेक्शन है जो कि आपके करंट और स्टैटिक का है। तो पहले हम करंट अफेयर शुरू करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक पे जाएँगे। तो अवार्ड एंड ऑनर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कहिए तो आज से पढ़ाना शुरू करें या फिर कल से पढ़ाना शुरू करें? क्या कहते हैं? देख रहे हैं ऋतिक, देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। है ना? हाँ जी। कल से? कल से? चलो एक बार झलक देख लो, क्योंकि इतनी छोटी-सी क्लास अच्छा नहीं लगेगा, है ना? वो तो ऐसा लगेगा कि दिखे और चले गए, है ना? तो ये अधूरे चाँद के दर्शन क्यों करना? तो पूरा देखो। अभी थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं आज, कैसे हम कल समझेंगे। आपका ये पूरा पीपीटी या पूरा जो पीडीएफ है, मैं अपलोड करके दे दूँगी और वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। तो अवार्ड एंड ऑनर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी देखेंगे। लेकिन ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा-सा थ्योरी देखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर ही पूछता है आपके पेपर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, कुछ ऐसा ही है। पहला है कि आपका हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 33rd मतलब कि 33 व्यास सम्मान, ठीक है? व्यास सम्मान। तो निम्नलिखित में से किसे 33वें व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है?
यहाँ पे जब भी ऐसे अवार्ड की बात होती है तो यहाँ पर जो ये एडिशन दिया होता है ना, यहाँ पर ये एडिशन, ये जरूर फोकस में रखा करिए, यही पूछा जाता है। तो 33 नंबर का जो व्यास सम्मान है वो किसे मिला है? किसे मिला है? पुष्पा भारती, दामोदर मौजो, अजीत कुशवाहा या फिर रोहिणी यादव? रोहिणी यादव किसे मिला है? सी। हाँ, इसे कैसे लिखना है? मैंने कहा ना, अवार्ड एंड ऑनर को ऐसे लिखिएगा। ये आपका A4 साइज का पेपर है, यहाँ पर आपका सेक्शन डिवाइड हुआ। एक तरफ लिखिएगा अवार्ड, ठीक है, अवार्ड, और एक तरफ लिखिएगा नेम, ठीक है, नेम। तो अवार्ड का नाम हो गया 33rd व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान या फिर व्यास अवार्ड। और यहाँ पर आप लिखेंगे पुष्पा भारती, ठीक है, पुष्पा भारती, ऐसे करके। और छोटा सा अगर सेक्शन खाली हो तो इनके उपन्यास का नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा। इनके उपन्यास का नाम है यादें, यादें और यादें, ठीक है। एक गाना नहीं चला था, याद 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 बस याद रह जाती है, तो बस यही याद है जो इनको इतनी याद रही कि इन्होंने उपन्यास लिख दिया, ठीक है, नोबल लिख दिया। तो इनका नाम है पुष्पा भारती, ठीक है, पुष्पा भारती। तो यहाँ पर अगर व्यास सम्मान की बात की जाए तो व्यास सम्मान ये स्टार्ट हुआ था या फिर इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका फाउंडेशन ईयर देखा जाए व्यास अवार्ड का, तो ये है 1991 का, ठीक है, 1991 का। और इसको देती कौन सी संस्था या फिर कौन सा फाउंडेशन इसे देता है? तो ये है के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन इसे देता है, फाउंडेशन इसे देता है। सबसे मेजर बात, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा एडिशन है? 33rd एडिशन है, ध्यान रखें। और दिया गया है पुष्पा भारती को। 32nd की बात करें तो 32nd दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है, चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इनके नोबल का नाम था पागल खाना, ठीक है, पागल खाना, ठीक है, इनके नोबल का नाम था, ये ध्यान रखिएगा। और के बिरला फाउंडेशन ये दिया जाता है, ये जो व्यास सम्मान है ये दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। तो लिटरेचर एक तरीके से साहित्य का क्षेत्र है, और लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा या फिर टॉपिस्ट अगर अवार्ड की बात की जाए तो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है आपके व्यास सम्मान, व्यास है नहीं यार, ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड है। ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार का 57th एडिशन दिया गया है, ठीक है, 57th एडिशन दिया गया है। और नाम है जिसको मिला है, इनका नाम है दामोदर मौजो, ठीक है, दामोदर मौजो इनका नाम है जिसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे। यहाँ तक ठीक है। ये क्लास है पूरे 1 घंटे की, है ना, 1 घंटे की, है ना। और जो भी चीजें आपकी लिखी होंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जो आपका हिंदी में लिखा होगा वही आपका इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक, ये रही बात। तो व्यास सम्मान क्लियर हुआ, किसे मिला है? फटाक से बताओ किसे मिला है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि 33rd व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को। उनके नोबल का नाम है यादें यादें और यादें, ठीक है, यादें यादें और यादें, बस बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है कि हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड द करमवीर चक्र मेडल, ठीक है। तो अभी हाल ही में किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? नहीं, मैं करंट अफेयर फैकल्टी हूँ, नाइट में अगर क्लास लूंगी तो फिर करंट अफेयर कब बनाऊंगी, है ना। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, फिर रात में बैठते हैं, पूरे दिन की करंट अफेयर की न्यूज़ेस उठाते हैं, फिर पीपीटी बनाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाते भी तो हैं, तो खाली समय नहीं है। शाम में तो बिल्कुल भी नहीं है, सबसे ज़्यादा बिजी हम ही रहते हैं, है ना, ठीक है। तो करमवीर चक्र पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है आपके डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को, ठीक है, डॉक्टर हेमचंद्र रवि
कुमार को। डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार ये नैनो टेक्नोलॉजी के वो हैं, मतलब एक साइंटिस्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट है ये, और नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में ही ये काम करते हैं, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में काम करते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये बायोलॉजिकली जो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने की शुरुआत किए हैं, ठीक है, शुरुआत किए हैं। इसके अलावा डॉक्टर रवि कुमार को विशेष रूप से होमो सेपियंस में कोशिकाओं की स्मृति गतिविधियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए अवार्ड मिला। मतलब कि होमो सेपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। उनकी जो सेल होती है, सेल में मेमोरी होती है। आप कहोगे सेल में मेमोरी कैसे होती है? भाई जब आप सेल पढ़े होंगे या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे हर एक पार्ट की अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है। आपके ब्रेन की अलग मेमोरी होगी, आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी भी एक अलग मेमोरी होती है। यही कारण है कि हमें वैक्सीन लगाया जाता है कि हम किसी भी वायरस के अगेंस्ट में मेमोरी बना लें, और जब भी वो वायरस हमें दोबारा इन्फेक्ट करे तो हम उसको आसानी से किल कर सकें, ठीक है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में लड़ सके। तो हमारी बॉडी की एक अलग मेमोरी होती है। तो इन्होंने सेल की मेमोरी को लेकर के काम किया है, ठीक है, हाँ जी। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है कर्मवीर चक्र अवार्ड, ठीक है, कर्मवीर चक्र अवार्ड। और यही सारी चीजें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहला काम क्या है? डॉक्टर हेमंत कुमार का, ये नैनो टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट है और इन्होंने होमो सेपियंस की सेल मेमोरी के ऊपर काम किया है, ठीक है, सेल मेमोरी के ऊपर काम किया है। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है। यही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। आपसे अंदर की चीजें बहुत रेयर है जो पूछी जाए, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन, द बैंकर फाइनेंशियल टाइम द्वारा निम्नलिखित में से किसे बैंकर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड बैंक ऑफ द ईयर बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम, ठीक है, किसे दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। हमारा अकाउंट है आईसीआईसीआई में, तो जब भी आईसीआईसीआई बोलना होता है तो सीआईसीआई बोलते चले जाते हैं। तो किसमें मिला है? ठीक है, चलेगा, सारी क्लासेस चलेंगी आपकी, है ना। और एक बात बताएं, अगर आप 1.0 से हैं, 2.0 से हैं, 3.0 से हैं, किसी भी ओ से हैं, आप आराम से इस क्लास को ले सकते हैं। ये उतना ही हेल्प करेगा आपको, है ना। अगर आप इस क्लास में हैं तो बिना दूसरे की परवाह किए सिर्फ पढ़ते रहिए, ठीक। अगर हम बात करें द बैंकर फाइनेंशियल टाइम द्वारा बैंक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो बैंक ऑफ द ईयर घोषित हुआ है आपका फेडरल बैंक ने जितने भी इसके सपोर्टर्स हैं, जितने भी इसके ग्राहक हैं, है ना, जो बैंक के एम्प्लॉय हैं या फिर जो एम्प्लॉय बाहर से आते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है, व्यवस्था की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो इनके काम को देखते हुए बैंकर ऑफ द ईयर इसे नामित किया, ठीक है। बल्कि अगर आपको याद करना है तो ये याद करिए, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को 2 अवार्ड दिया गया है। एक अवार्ड है चेंज मेकर ऑफ द ईयर और दूसरा अवार्ड है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो आरबीआई के गवर्नर को जरूर ध्यान रखिएगा, वो जरूर पूछा जा सकता है, ये पूछे ना पूछे। अगला क्वेश्चन आपका कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर विद द नेशनल अवार्ड बाय द बेस्ट आपके पर्सनालिटी क्या कहते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल, ठीक है, डिसेबल। तो किसे दिया गया है बताइए? प्रशांत अग्रवाल। गजब, रूपाली को, है ना। तो अवार्ड किससे मिला है? ये मिला है प्रशांत अग्रवाल को, ठीक है, प्रशांत अग्रवाल जितने भी डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए एक फाउंडेशन फॉर्म किए हैं, ठीक है, एक फाउंडेशन क्रिएट किए हैं, और वो फाउंडेशन डिसेबल पीपल की हेल्प करता है ना। ऐसे डिसेबल पीपल जो कि हाथ पैर चला सकते हैं, बस देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, मतलब कि कैसे वो अपने हाथ या ब्रेन का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं, जिससे उनको इकोनॉमी हेल्प मिलेगी, ठीक है, हाँ जी। तो ऐसे पीपल या फिर जो जिनके हाथ नहीं है, सिर्फ आंखें हैं और शरीर है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे वो इकोनॉमिक तरीके से अपने आप को स्टेबल कर पाएं, ठीक है। तो ये इस एरिया में काम करते हैं।
तो दिव्यांगों के लिए, डिसेबल पीपल के लिए काम करने के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? इन्हें मिला है बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल पर्सन का, ठीक है। हाँ जी, नेशनल अवार्ड से ये सम्मानित किए गए हैं। सम्मान दिया किससे है? तो दिया है आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। कहाँ पर बुला करके? तो नई दिल्ली में एक प्रोग्राम था, वहां पर इन्हें ऑनर किया गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये प्रशांत अग्रवाल ही हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं, ऑनर दिया गया है डिसेबल पीपल के काम के लिए, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे, तो इनको ध्यान रखिएगा। 2 सेकेंड। हेलो, हाँ जी सर। हाँ सर, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। है ना। अगला देखो, तो यहाँ पर 40,000 डिसेबल पीपल थे जिनके लिए प्रशांत अग्रवाल काम करते हैं, ठीक। अगला देखो, अगला आपका 5वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन चुना गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन कौन बना है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूज बाय द ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? है ना। हाँ जी, कौन चुना गया है? और एक चीज, कभी भी करंट अफेयर पढ़ने में ध्यान लगता नहीं है, ठीक है। ध्यान लगता नहीं है, हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। और जब आप थोड़ा सा फोकस करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो आपका अच्छा ब्रेन स्टेबल होता है और आप चीज़ों को समझ पाते हैं। यही चीज़ें मैं जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि एक क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर सही होगा, उसके बाद दूसरे पे चले जाते हैं बिना बताए, बिना समझाए कि उसमें हुआ क्या है। तो उससे आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस में समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। जब आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखें तो आंसर कर पाए। ऐसा ना हो कि यार यहाँ पढ़ाया था, याद तो नहीं है, पढ़ाया था आंसर इसका ये हो सकता है, ऐसा दिक्कत ना हो। तो अगर ऐसा तो ठीक, नहीं तो अगर आप तेज पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसलिए मैंने एक टॉपिक पे 2 दिन लिए हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो इनका नाम है निखिल डे, ठीक है। निखिल डे इनका नाम है। ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन का खिताब मिला है इन्हें, मतलब कि करप्शन के अगेंस्ट में काम करते हैं, है ना। तो ये निखिल डे है, ठीक है। निखिल डे है, भारतीय है, मतलब कि इंडियन सिटीजन है, लेकिन ये रहते इस टाइम पे अमेरिका में है, ठीक है। इस टाइम पे अमेरिका में रह रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल क्या कहते हैं, नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। हाँ जी, लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स ने भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब कि सोशल वर्कर निखिल डे को अखिल भारतीय आपके भ्रष्टाचार विरोधी कामों के लिए चुना है, इस अवार्ड के लिए ऑनर किया है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही अगर भ्रष्टाचार की बात करें, ठीक है, भ्रष्टाचार की बात करें, तो भ्रष्टाचार में या फिर कह लें कि करप्शन को रोकने के लिए भारत में एक संस्था काम करती है, एक आयोग काम करता है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसे हिंदी में केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके हेड है इस टाइम पे सुरेश एन पटेल, ठीक है, सुरेश एन पटेल। और सुरेश एन पटेल सिर्फ और सिर्फ भारत में मार्केट में कोई भी लूटपाट ना हो, कोई भी मार्केट की जो वैल्यू है, मतलब कि किस सामान की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, कोई ज़्यादा में तो सेल नहीं कर रहा है, कोई कम तो नहीं दे रहा है, या फिर क्या चीज़ें हैं, कोई भ्रष्टाचार ना हो पाए, कोई भी करप्शन ना हो पाए, इसके लिए काम करती है संस्था, ठीक है। और इसी चीज़ को ग्लोबल फॉर्म पे आपके निखिल डे भी काम करते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। तो इनको मिला है। अगला देखो, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब वो आपके ऊपर है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपका कि मिसेल जराते, ठीक है, मिसेल जराते पोलोमेक और निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? अभी स्टैटिक फिर से शुरू होगा, जैसे करंट अफेयर खत्म होगा स्टैटिक क्वेश्चन आपका फिर शुरू होगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे मिसेल जराते पोलोमिक और निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए चुना गया है? यहाँ पर जब भी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के थ्रू ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए एक समिट होती है। उस समिट का नाम है COP28 समिट, ठीक है, COP28 समिट।
कॉप का यहाँ पे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं उनके अगेंस्ट में काम करने वाली एक एजेंसी है, ठीक है, COP28 समिट। ये क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करती है और क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी नोडल एजेंसी भी है आपकी COP28 और यूनाइटेड नेशन के थ्रू इसे रेगुलेट किया जाता है। और अभी हाल में जो COP28 की समिट थी, कहाँ पर थी? ये थी आपके दुबई में, ठीक है, कहाँ पे थी? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में, है ना। और यहाँ पर आपके मिशेल जराते पोलोमेक और किसे दिया गया है? दिया गया है सेबेस्टियन मबोरा को, ठीक है, सेबेस्टियन मबोरा को। क्या ही खतरनाक नाम रख लेते हैं, मतलब अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। ये नाम किस हिसाब से रखते हैं तो समझे नहीं आता, मतलब इतना खतरनाक नाम कौन रखता है? सविता, बबीता, निखिल, ऐसे नाम रखो ना, बोलने में भी अच्छा लगे। आपके सेबेस्टियन मबोरा, मिशेल जराते पोलोमेक, देख रहे हो नाम? हाँ जी। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें मिशेल जराते पोलोमेक की, ठीक है, मिशेल जराते पोलोमेक की, तो मिशेल जराते पोलोमेक इन्होंने वाटर सेविंग एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। 27 साल के हैं, मतलब कि 27 ईयर के हैं और इन्होंने ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की कमी है, लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उन इलाकों में वाटर कनेक्टिविटी को अच्छा करने में, बेहतर करने में इन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है। इस कारण से इन्हें यूनाइटेड नेशन ने इस अवार्ड के लिए चूज किया। वहीं अगर बात करें सेबेस्टियन मबोरा की, ठीक है, सेबेस्टियन मबोरा की, तो सेबेस्टियन मबोरा ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ होती है उसके ऊपर काम किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में ये देखा जाता है कि जो भी लोकल जनता है उनकी जो इकोनॉमी है वो कहाँ से आती है ना, उनके व्यापार के साधन क्या है, वो कैसे अपने डेली की दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पे काम किए हैं। इसी कारण से यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों का नाम चूज किया है, किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए, ठीक, यहाँ तक क्लियर? जा रहा है रिंकू? है ना, जा रहा है, यहाँ तक ठीक है। अगला देखो, अगला है आपका 8वां क्वेश्चन। इसमें है कि टाइम एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, ये टाइम पत्रिका है, एक टाइम मैगजीन है जो कि कहाँ से निकलती है? टाइम मैगजीन को क्या कहते हैं, निकाला जाता है अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से ये पब्लिश होती है। तो अमेरिका की टाइम मैगजीन में एक एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है, अनाउंस किया गया है। तो मतलब कि हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, क्या लगता है? सिर्फ हो रहा है, मेन क्या ना कि मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो उस टाइम पे कमेंट मत किया करो, मैं खुद बोलूंगी कि आप कमेंट करो, क्या दिक्कत है बताओ। मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। मेसी, बहुत अच्छे। तो ये है आपके लियोनेल मेसी है कहाँ के? तो लियोनेल मेसी है आपके अर्जेंटीना के, ठीक है, अर्जेंटीना के। और अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? आपके साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल टीम के ये कैप्टन है, ठीक है, कैप्टन है। और इन्हीं की मतलब की कैप्टनशिप में अभी अर्जेंटीना ने 2022 में क्या जीता है? इन्होंने जीता है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। इस कारण से अभी इनको आपके एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है पूरे साल भर के लिए। 2022 में सबसे अच्छा जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं प्लेयर, उनको दिया जाता है। तो ये आपकी टाइम मैगजीन है, यहाँ तक क्लियर है? जर्सी नंबर 10 हमारे भारत का क्वेश्चन है, वो बाद में आएगा। हाँ, इंटर लेवल के लिए है, ठीक है। हाँ जी, तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो,
अगला है आपका 9वां क्वेश्चन कि विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर क्या कहते हैं एम्पावरिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ठीक है, हाँ जी, मतलब कि एक ऐसी कंपनी, वो कंपनी कौन सी है जिसने डिसेबल पीपल को क्या कहते हैं ग्रोथ दिया है। ठीक है, ग्रोथ दी है, एक तरीके से स्टेबल करने का काम किया है। कौन सी कंपनी है जिसने काम किया है? आपकी अमेजन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, या फिर आपकी मेटा। फेसबुक का नाम चेंज हो चुका है, अब हम फेसबुक को मेटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मेटा है, सारा मिटा दिया है ना, द मेटा मेट दिए, बेटा मेट दिए मेटा मेट दिए। ठीक है, तो आंसर एकदम सही आया है, अभी आया है, अमेजोन कंपनी है। ठीक है, अमेजोन कंपनी है। अमेजोन एक ऐसी कंपनी है जिसने डिसेबल पीपल को सबसे ज्यादा अपनी नौकरी पे रखा है ना। नौकरी की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बैठ करके काम करते हैं, है ना, कंपनी में। कुछ ऐसे हैं जो चलते फिरते रहते हैं, कुछ ऐसे जो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, है ना, ऑर्डर देते हैं। तो ऐसी पोस्टों पे डिसेबल पीपल को रख करके उन्होंने एक इतिहास रचा है। ठीक है, एक हिस्टोरिकल काम किया है एक तरीके से। तो यहाँ पर मेटा ने सबसे ज्यादा डिसेबल पीपल को काम पे रखा है। ठीक है, नौकरी दी है ना, उन्हें एम्पावरमेंट दिया है, ऐसे करके। ठीक है, आगे चलो। अगला आपका 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के क्षेत्र में 2023 के वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द वाइस अवार्ड फॉर 2023 इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। निखिल तोमर, आपके अर्नब चौधरी, सफीना हुसैन, या फिर रोहित गुप्ता? क्या लगता है? मेटा नहीं, अमेजन। अमेजन, मेटा फेसबुक का नाम है, अमेजन अलग है, मेटा अलग है। ठीक है, हाँ, ठीक, ओके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सफीना हुसैन। ठीक है, सफीना हुसैन। तो वाइस पुरस्कार ये एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा काम करने के लिए दिया जाता है, और यहाँ पर सफीना हुसैन ने जो वुमेन एजुकेशन होता है उसके फील्ड में काम किया है। ठीक है, उसके फील्ड में काम किया है। तो यहीं से कल शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि कल आपके जो क्या कहते हैं अवार्ड एंड ऑनर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो डन हो जाएंगे। ठीक है, डन हो जाएंगे। देन हम जो बिहार के इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर होंगे उनको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो आज की क्लास कैसी थी बताओ, है ना? और मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पे जल्दबाजी मत करो। ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत तेजी से पढ़ाते हैं टीचर, उनको लगता है कि 1 घंटे में क्या क्या चीजें दिखा दें, बता दें। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे रिलैक्स होके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पेपर कल नहीं है, हमारा पेपर अभी बाद में है। ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम पे क्यों ना ऐसा पढ़ा जाए कि अगर एक क्वेश्चन हमने एक बार पढ़ा है तो दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर पढ़ें तो सिर्फ हमें रिविजन का टाइम मिले, ऐसा करके। तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि हर यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं 500-700 बच्चे, हर एक बच्चे का दिमाग एक जैसा काम नहीं करता है। कई लोगों को मेरे पढ़ाने की स्पीड स्लो लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक वो बच्चा जो यहाँ पे है उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम चाहे वो आपके हिंदी मीडियम से हो। तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम। ठीक है, और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो यार आधे घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा सकते हो, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। तो आधे घंटे में हम 100 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 1 घंटे में हम 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी ओके लिख के पढ़ाएं ठीक है, जहां पे लिखने की जरूरत होगी मैं लिख दूंगी। ठीक है, ओके, हाँ जी, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और हाँ, ध्यान रखिएगा, सीबीसी के हेड चेंज हो चुके हैं, सुरेश एन पटेल हैं, प्रवीण कुमार जी को हटा दिया गया है ना। तो सीबीसी के करंट चीफ सुरेश एन पटेल ही हैं, चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। और हाँ, रेटिंग करते हुए जाइएगा, आपकी रेटिंग मेरे लिए एक तरीके से क्या कहें, मोटिवेशन का काम करेगी, है ना। और मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हो। तो जब मैं जब आप लोग के लिए अच्छा सोचती हूँ तो आप लोग को मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए ना। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हाँ जी। और मैं सबका रेटिंग देखूँ, किसने क्या लिखा है, किसने क्या बोला है, किसको कहाँ पे दिक्कत हुई है। बट वहाँ पे नहीं बोला, मुझसे डायरेक्ट आके बोल देना, इसलिए मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले अपनी फ्रेंड समझो, बाद में टीचर हूँ मैं आपकी। ठीक है, ओके।
हाँ, मेन क्या ना कि सबके बहुत तेज़ी से वो जा रहे होते हैं, इसलिए नहीं देख पाती हूँ। सॉरी एमडी, है ना? ओके। पीडीएफ आप जहाँ से क्लास जॉइन किए वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय-बाय। 6 नहीं आपकी 5-5 करके 15 स्टार की रेटिंग आती है, ठीक है? तो 15 पे 15 दे देना, ऐसे करके। ओके, बाय-बाय, थैंक यू क्लास। थैंक यू क्लास, बाय-बाय, थैंक यू सो मच। 18 ठीक है।